Hello, welcome student. Today we are going to read next point from the chapter of democracy in the contemporary world. बेटा आज हम इस चैप्टर से वो बातें जानकारी लेंगे जो पहले हमने नहीं ली है किसी भी सिलेबस में, किसी भी बुक में। अब हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों की जानकारी इसमें ले रहे हैं। तो अब हम इंटरनेशनल लेवल पे चलेंगे। देखिए, हमने डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी की कि प्रत्येक कंट्री अपने आप को डेमोक्रेसी सेटल करने के लिए प्रयासरत रही है और जिस कंट्री में आज नहीं है वो भी कंट्री स्ट्रगल कर रही है। तो ये बातें तो हमने जानकारी ले ली थी, बट यहाँ पे जब क्लास में बच्चों को स्टडी करने के लिए टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चों ने आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना शुरू किया है। यहाँ पे आपकी बुक में उसका डिबेट दे रखी है। तो बच्चे बताते हैं कि भाई इस कंट्रीज के ऊपर जैसे डेमोक्रेसी आ जाती है, फिर मिलिट्री उसको ओवरथ्रो कर देती है, मोनार्की सिस्टम आ जाता है। तो ऐसे बार बार दूसरी सिस्टम में आने के बाद लोगों को परेशानी होती है। क्या ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर कि उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने के बाद उसको फलने फूलने रहे? इट मीन्स कोई ऑब्स्टेकल ना आए। अगर ऑब्स्टेकल आती है तो कोई जो बाहर की कंट्री है या दूसरे जो लोग हैं उस आउटर साइड कंट्री से आउटर साइड है वो उससे किस प्रकार की हेल्प कर सकते हैं, क्या इसके लिए भी कोई अथॉरिटी है? इन सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ हम चलते हैं बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जब किसी भी कंट्री के ऊपर उसकी फ्रीडम पे, उसके अंदर सिविल वार में या दूसरी कंट्री के द्वारा अटैक करने पे जो इंटरफेयर करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वो है यूएन, यूनाइटेड नेशन। पहले इसको यूएन में बोला जाता था, अब इसको यूएन बोल सकते हैं बेटे। यूनाइटेड स्टेट ये एस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945। उसके बाद में 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज इस यूएन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 139 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि 139 कंट्रीज ने इसकी मेंबरशिप ले रखी है। इस यूएन के 6 ऑर्गेन्स हैं। इट हैज 6 ऑर्गेन्स। क्या काम करते हैं वो देखें। फर्स्ट, जनरल असेंबली। सेकंड, सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ, ट्रस्टीशिप। काउंसिल। फिफ्थ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, सेक्रेटरीट। देखिए बेटा, इसके 6 ऑर्गेन्स हैं, कैसे काम करते हैं वो देखिए। जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरेस। इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं 193 ये सारे इसके मेंबर जनरल असेंबली के होते हैं। सेक्रेटरी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। It has 5 permanent members.
and 10 temporary members. 5 permanent members has veto power. जिस कंट्री ने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर की मेंबरशिप मिल जाती है, उसके पास वीटो पावर आ जाती है। वीटो पावर अभी जो कंट्री है उसमें रसिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस एंड चाइना, इनके पास वीटो पावर है। सारा जो ये सबसे मेन है सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल में भी सबसे मेन जो मेंबरशिप है वो ये है, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। जब भी कोई डिसीजन यूएन में होता है तो यहाँ पे इन मेंबर से डिस्कशन होता है, 15 मेंबर से डिस्कशन होता है, और ये 15 मेंबर्स के डिस्कशन के बाद में कोई भी रूल्स इंप्लीमेंट होता है या एक्सेप्ट होता है। जब वीटो पावर जिसके पास है, ये 5 मेंबर्स के पास जो वीटो पावर है, 5 कंट्रीज के पास जो वीटो पावर है, इसमें अगर एक भी उसके अपोज में होता है तो वो रूल से इंप्लीमेंट नहीं होता। इट मीन्स इस यूएन के अंदर सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो ये कंट्रीज है, रसिया, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस और चाइना। यहाँ पे इन कंट्री की मेंबरशिप यूएन में होने का सीधा सा मतलब हम यही निकालते हैं कि ये जो कंट्री है ये एडवांस कंट्री है, यानी कि हमसे आगे हैं, क्योंकि हमारे पास वीटो पावर नहीं है। जो भी डिसीजन होगा वो इनकी रिकॉग्नाइजेशन के बाद ही होगा, इनके एग्रीमेंट के बाद होगा, तो पावर इनके पास जाता है। इट्स ओके। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेट होता है या इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उनमें यहाँ इनका रोल होता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर जो फिलोसफी का काम करते हैं, आगे आने वाले टाइम में कैसे कैसे होगा उन सभी पे डिसीजन होता है। जस्टिस का काम करने का लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, और सेक्रेटरिएट के लिए उन सभी रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना होता है, ये इसका काम है। तो 6 ऑर्गन्स है, ये 6 ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, ये सारे के सारे यानी कि यूएन तब काम करती है जब कोई एक कंट्री दूसरे पे अटैक करता है तो उसका सॉल्यूशन यूएन करता है। जैसे अभी चाइना और इंडिया के बीच में जो स्ट्रगल हो रहा है, जो आपस में वार की स्थिति बनी हुई है, उसमें अगर एक दूसरे पे अटैक हो जाता है तो उसके अंदर इंटरफेयर कौन करेगा, यूएन करेगा। यूएन के अंदर जो पावरफुल है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है यूएसए है, अमेरिका है, क्योंकि इसके अंदर इनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा है, और सबसे ज्यादा करेंसी, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूएसए करता है उसके अंदर। किसमें, यूएन में करता है। अगर यूएसए हमें सपोर्ट करता है तो चाइना पीछे हटेगा, और यूएसए अगर चाइना को सपोर्ट करता है तो हमें पीछे हटना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर इंटरफेयर करती है तो उस सभी मैटर के ऊपर काम कौन करता है, यूएन करता है। तो ये इंटरनेशनल एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंदर काम करती है। जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है उस कंट्री के अंदर नहीं, उसके अंदर इंटरफेयर इसका काम नहीं है, क्योंकि वहां की पब्लिक अगर चाहेगी तो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड होगा, और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड होने के बाद में भी अगर वहां की पब्लिक नहीं जाएगी तो जल्दी ही दूसरी सिस्टम में वो कन्वर्ट हो सकती है, मोनार्की सिस्टम आ सकता है या फिर मिलिट्री कप आ सकता है। इसलिए वहां की पब्लिक से ही डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड होती है और एक्सपेंशन भी उसी के कारण होता है। बट उस कंट्री का जो बाउंड्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उस कंट्री की फ्रीडम की जिम्मेदारी यूएन के पास है, क्योंकि जो कंट्री इसकी मेंबरशिप लेकर के बैठे हैं, जो 193 उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो आजादी है, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी यूएन के पास। इट्स ओके। अब फिलहाल हमारे पास रसिया हमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमने जो रफाल जो वेपन लिया है, जो एक हथियार लिया है, वो रशिया से ही परचेज किया है, इसलिए रसिया हमें सपोर्ट अभी फिलहाल कर रहा है। चाइना के अगेंस्ट इस कार्रवाई में हमें सपोर्ट कर रहा है। रसिया भी एक पावरफुल कंट्री है। इट्स ओके। अमेरिका भी हमें सपोर्ट करने वाली कंट्री है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से वहां भी हमारे और उनके आपस में जो मैत्री भाव हैं वो काफी अच्छे हैं। तो हो सकता है कि चाइना को हमें इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ये कंट्री आ जाए, चाइना को पीछे हटना पड़े। वैसे चाइना और इंडिया के साथ
अभी स्ट्रगल काफी एक दूसरे के साथ चला हुआ है। इट्स ओके। तो ये हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ दूसरे जो काम करने वाले कुछ एजेंसीज भी हैं। इंटरनेशनल एजेंसी वो क्या काम करती है वो देखें। मैं थोड़ा सा इसमें जिक्र करूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, बट आपकी बुक में इसके एजेंसीज के बारे में जिक्र नहीं है बेटा। इंटरनेशनल एजेंसी में क्या कौन सी एजेंसी है? WTO, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को आदि आदि बहुत सारी है। तो यहाँ WHO का काम क्या है? WHO का काम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है? अभी जो वैक्सीन तैयार हो रही है वो WHO की निगरानी में ही पास हो सकते हैं। वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अभी कोरोना डिजीज की वैक्सीन बनाने के लिए अभी तैयार कर रहे हैं। उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पे, बट उसको लोगों के अंदर यूजेस के लिए तब भेज सकते हैं जब WHO उसको परमिशन देगा। WHO ने अभी बैन लगा दिया वैक्सीन के ऊपर, वैक्सीन के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो सभी को मानना पड़ा। इट मीन्स ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है, ये हेल्थ के सेक्टर में काम करती है। ऐसे ही WHO है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे इंडिया के अंदर अमेरिका का कोई भी ट्रेड होता है और अमेरिका मना कर देती है, बट हमारे इंडिया के अंदर वो जबरदस्ती अपना व्यापार को या बढ़ाती है, तो इसके अंदर इंटरफेयर करने का काम किसका कौन करता है? WTO करता है। ऐसे ही इंटरनेशनल एजेंसी है। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, ये सभी काम क्या करते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और वर्ल्ड बैंक इसके अंदर जिस कंट्री के पास सरप्लस करेंसी होती है वो डिपॉजिट करवा देता है। जैसे हमारी कंट्री के अंदर बैंक होते हैं जो हमें लोन देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक वैसे ही जब किसी कंट्री को अमाउंट की जरूरत होती है तो वो इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और वर्ल्ड बैंक से वो पैसा उधार लेते हैं। उसके अंदर भी सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो USA का ही है, अमेरिका का ही है, क्योंकि अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। हमारी उनकी $1 हमारे 70 रुपीज इक्वल होते हैं, इसलिए हमारी उनकी जो वैल्यू है अमाउंट की यानी कि करेंसी की वो काफी डाउन है। इसलिए हम चाहे कितना भी अमाउंट वहां पे सबमिट करवा दें फिर भी उनका कर्जा उतर नहीं पाता है। उनकी वैल्यू ज्यादा है और हमारे पैसे की वैल्यू कम है। तो उनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्हीं का है, वही पैसे का लेन देन सबसे ज्यादा करता है। इसलिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर भी सबसे ज्यादा जो पावर है वो अमेरिका की है। इट्स ओके। ये था बेटा इंटरनेशनल एजेंसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चलते हैं बेटा ईरान पे, कि अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि दूसरी कंट्री के सपोर्ट से भी किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी आ सकती है। तो ईरान एक कंट्री है जो हमारे एशिया की है। इस कंट्री के अंदर इराक है बेटा, ईरान नहीं है। इसके अंदर डेमोक्रेसी लाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के सपोर्ट से यहाँ डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई है। ये फ्री हो गया था 1932 में, जैसे हमारा इंडिया आजाद हुआ था ठीक वैसे ही ये कॉलोनी बना हुआ था। फ्री होने के बाद यहाँ इलेक्शन हुए थे 1968 के अंदर अरब सोशलिस्ट पार्टी के, सोशलिस्ट बोथ पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और इसके अंदर लीडिंग का काम करने वाला था वो सद्दाम हुसैन था। सद्दाम हुसैन की लीडिंग से ये पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी। बट 1979 के अंदर सद्दाम हुसैन जो मिलिट्री का कमांडेंट था उसने ओवरटेक करके वहां पे मिलिट्री कप लेके आया और ये वहां का प्रेसिडेंट बन गया। डिक्टेटरशिप इसने वहां पे अपनी मनमर्जी से काम किया। इसकी डिक्टेटरशिप के अंदर लोगों को काफी हरासमेंट मिले। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसके ऊपर आरोप लगाया
कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, बट जब यूएस ने इसको चेक किया तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं मिला। अमेरिका की ओवरटेक करने के बाद सद्दाम हुसैन को अरेस्ट किया गया, गद्दी से हटाया गया और वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन के सहयोग से डेमोक्रेसी सेट हुई। तो सद्दाम हुसैन 2003 के अंदर इसकी गद्दी से डिसमिस किया गया और बाद में इसको फांसी पे लटकाया गया। ये बहुत ही खूंखार खतरनाक आदमी था। ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं कि दूसरी कंट्री के इंटरफेयर से भी किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी आ सकती है। डेमोक्रेसी तो आ गई, बट जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी वो डेमोक्रेसी एक्सपेंडेड नहीं होगी, यानी कि उसका विस्तार नहीं होगा। कभी भी वो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में जा सकती है। इसलिए केवल और केवल बाहरी कंट्री के इंटरफेयर से किसी देश में डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, और आने के बाद उसके अंदर डेमोक्रेसी तब तक नहीं बन सकती जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी। यानी कि पब्लिक के स्ट्रगल से ही डेमोक्रेसी सेट होती है। वो ही अच्छी डेमोक्रेसी या उसी में ही लोग अच्छे डेमोक्रेसी को फलता फूलता देख सकते हैं। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।